वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव, बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने इंडिया में नर्सिंग किया है और आप दुबई जैसे कंट्री में जाकर जॉब करना चाहते हो, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को इस सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है ओम प्रकाश जी, जो दुबई में है एंड पिछले 4 साल से वो ये सभी चीजें करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं। वो खुद इंडिया से है एंड उन्होंने नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद दुबई में अब वो जॉब कर रहे हैं। तो काफी कुछ चीजें हैं, हम उनसे सीखने वाले हैं। काफी दिनों से, लगभग 1.5 साल हुआ है हम ये ट्राई कर रहे हैं ये वीडियो बनाने का, लेकिन आज इस बार ये हो रहा है। सो या आई एम वेरी हैप्पी। वेलकम ओम जी, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप? थैंक यू आशीष जी, चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी खुश हूँ, और खास करके 1.5 साल बाद ये वीडियो बना रहे हम, तो वो अलग ही खुशी है। एट द एंड हो रहा है ये चीजें। हाँ सही बात है, अपन ने पिछले 1.5 साल पहले कांटेक्ट हुआ था हमारा, कुछ टाइम कुछ चीजें ऐसी थी कि हो नहीं पाया था। कोई नहीं, फाइनली हो रहा है। हाँ, इससे डेफिनेटली स्टूडेंट्स को हेल्प होगा एंड काफी क्वेश्चंस आते हैं ओम जी दुबई के बारे में, तो डेफिनेटली ये वीडियो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। जी जरूर, बिल्कुल, जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं अपन ये काम, और मैं तो खुद 4 साल से एज ए नर्स, रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे काम करता हूँ, तो वहाँ की चीजें काफी हद तक पता है। ओके, तो ओम जी, मेरा आपके लिए एक फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट ऐसा एक इंट्रो दो, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उन्हें भी आप पता चले हु इज ओम प्रकाश जी। आशीष जी, आई थिंक आपके भी कुछ फॉलोअर्स मेरे भी होंगे। मेरा भी यूट्यूब चैनल है दुबई नर्सिंग के नाम से, और मैं रजिस्टर्ड नर्स हूँ, बीएससी नर्स, और मैं 4 साल से दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर रहा हूँ। अभी मेरा उधर सेमी गवर्नमेंट भी हो गया। और फिर जब गया तो बहुत सारी बेंगलोर इधर उधर भाग भूग के मैंने मेरा प्रोसेस किया था। तो फिर मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, और वो जो भी डाउट्स थी कैंडिडेट्स की वो क्लियर करते गया, और फिर वो एक कम्युनिटी टाइप बनता गया, तो लोग जुड़ते गए। अभी काफी कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पे दुबई जॉब कर रहे हैं, जो अपने थ्रू गए हैं, प्रोसेस हमने किया है। ओके, तो ओम जी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम जॉब्स की बात करते हैं अब्रॉड कंट्री में, तो काफी कंट्रीज आते हैं सामने, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है। तो दुबई क्यों जाना चाहिए एक इंडियन नर्स को दुबई में जॉब करने के लिए? क्यों, क्या ऐसा है, मतलब क्या क्यों सही रहेगा दुबई? बहुत सारे रीजन है। देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 गिना देता हूँ। सबसे तो कि ये सबसे नजदीक कंट्री है, 3 घंटे लगते हैं फ्लाइट में, जो यहाँ से दिल्ली में नहीं लगता। उससे पहले आप दुबई से इंडिया में आ जाते हैं। ओके, हाँ। इंडिया की जो लोकल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा वहाँ पे इंडियंस है। तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलोगे आपको खाली इंडियंस मिलेंगे। तो एक होम वाली फीलिंग वहाँ पे रहती है। तीसरी चीज की वहाँ पे सैलरी, आप यूके जाए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो चलो एक अलग है, उनका प्रोसेस भी लेंदी है, शायद मेरे ख्याल से 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है। दुबई का सैलरी आप एज कम्पेयर टू यूके अगर आप करेंगे तो इक्वल है। यूके में आपके टैक्सेस बहुत करते हैं, यूए में आपका कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट, सेफ्टी के मामले में यूए के अंदर क्राइम रेट 0 है। वहाँ पे कोई क्राइम का सीन नहीं है, कि आप एकदम सेफ कंट्री है। जॉब मिलना बहुत आसान है आपको। जैसे ही आप डीएचए, जो अपन आगे बात करेंगे, डीएचए प्रोसेस इजीली आपको जॉब मिल जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जो प्रोसेस है इतना चीप, इतना उसका कॉस्ट नहीं, और इतना इजी, 1-1.5 महीने में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे रीजन है ऐसे, तो इसलिए दुबई। ग्रेट, थैंक यू अपने रीजन शेयर करने के लिए। क्या प्रोसेस क्या रहेगा? देखो, अगर आप कोई भी स्टूडेंट है, उसने बीएससी नर्सिंग पास किया है, तो बीएससी नर्सिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्रोसेस क्या रहेगा? आशीष जी, अपन इंडिया से जैसे कोई सी भी कंट्री के लिए अप्लाई करो, आप चाहे गल्फ कंट्री के लिए करो या अब्रॉड के लिए करो, एक्सपीरियंस मैंडेटरी होता है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। और जो यूएई के जो क्राइटेरिया है, जो दुबई, अबू धाबी वगैरह के लिए, तो उनके लिए
जैसे जीएनएम को 1 साल का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके कई लोगों को डाउट रहता है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर रजिस्ट्रेशन के बाद चाहिए या पास होने के बाद। तो पास होने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और बीएससी नर्स को चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस। ओके ओके तो ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में हॉस्पिटल एक्सपीरियंस है 1 ईयर या 2 ईयर का, तो फिर अपन दुबई का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ओके तो उसमें भी स्पेशली हॉस्पिटल का ही चाहिए? हॉस्पिटल का चाहिए। यूएई का ये सबसे मेन है कि उनको हॉस्पिटल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। ओके ग्रेट। क्योंकि अब क्या है इंडिया में, जैसे काफी नर्सेस बीएस नर्सिंग के बाद हॉस्पिटल, पहले तो 2 ऑप्शन था, एक तो टीचिंग करना या फिर हॉस्पिटल में। अब 3rd ऑप्शन आया है कि बच्चे सीएचओ भी बनते हैं। तो सीएचओ का जो एक्सपीरियंस रहेगा, क्या वो काउंट होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल, सीएचओ भी तो एक मतलब वो भी तो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होते हैं, वो भी एक क्लिनिक टाइप का होता है। यहाँ पे यूएई के अंदर पहले कुछ ऐसा था कि हॉस्पिटल्स के बेड का कि 200 बेड या 100 बेड मैंडेटरी था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो, कितना भी छोटा क्लिनिक हो, कितना छोटा मेडिकल सेंटर हो, उनके पास एज ए स्टाफ नर्स काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके 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 तो ये चीज मैं आगे सीएचओ भी वैलिड है। ओके ये क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला था जी, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछने वाला था, आपने इसी में आंसर दे दिया, थैंक यू वेरी मच। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप यूएस जाते हो या फिर यूके जाते हो, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, आईएलटीएस है या फिर ओईटी है। तो दुबई के लिए डीएचए के प्रोसेस के लिए क्या ऐसी कोई एग्जाम है मैंडेटरी? मैंडेटरी लैंग्वेज का तो कोई टेस्ट या कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता आपको। आईएलटीएस या ओईटी कुछ भी नहीं देना होता। आपका एक नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंग्लिश के अंदर, जिससे आप पेशेंट और डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए। बाकी जो मैंडेटरी एग्जाम है वो डीएचए का है, जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी का है, जो एक नर्सिंग से रिलेटेड अपना एग्जाम है। जैसे अपने इधर नर्सिंग का एग्जाम देने के, जैसे एम्स में एम्स में जॉब करने के लिए अपन को एग्जाम देके पास होना है। हाँ। तो वैसा वो एक एग्जाम है, बस खाली वो नर्सिंग का एग्जाम पास करना, बाकी लैंग्वेज का कोई टेस्ट नहीं है। ओके तो हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्या रहेंगी इसके लिए? जैसे मान लो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ बीएससी ही जाएंगे या फिर सिर्फ जीएनएम को मतलब जीएनएम कर सकते हैं या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग दोनों कर सकते हैं। जीएनएम, बीएससी, एमएससी, इवन पीएचडी, डॉक्टर, कंसल्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ऑल मतलब जो भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जो भी स्टाफ्स होते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जीएनएम के लिए। जैसे कि कोई जीएनएम कैंडिडेट है, वो जाता है तो वहाँ पे पोस्ट डिफरेंट मिलती है उनको, एज ए असिस्टेंट नर्स काम करना पड़ता है, असिस्टेंट नर्स की पोस्ट मिलती है। और जो बीएससी होते हैं या एमएससी होते हैं, बीएससी रजिस्टर नर्स होता है, एज ए रजिस्टर नर्स काम करते हैं, जो मतलब पूरा मेडिसिन वगैरह का देखते हैं। और एमएससी नर्स जो होते हैं वो एक स्पेशलिटी, उनका तो ऑलरेडी एक स्पेशलिटी फील्ड होता है, तो वो स्पेशलिटी नर्स होते हैं। ओके तो डिफर करेगा अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। जी। और यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया होता है या नहीं? कोई भी एज वाला? जब तक आप मेडिकली फिट है, जब तक आपके वीजा के लिए जो मेडिकल टेस्ट होता है वो फिट है, तब तक आप काम कर सकते हैं। ओके कोई वीजा एज क्राइटेरिया नहीं। ओके तो वीजा से मुझे ये पूछना है कि वीजा की प्रोसीजर क्या रहेंगी, कहाँ कैसे अप्लाई करे, कब अप्लाई करे, और क्या इंटर प्रोसेस रहेंगी, और कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को? देखो, वीजा का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अपन यहाँ से डीएचए एग्जाम लिख लेते हैं, 5% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यहाँ से अप्लाई करते हैं और उनको कई हॉस्पिटल्स वगैरह के उनके इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल बुला लेता है। लेकिन 95% केस में क्या होता है कि मोस्टली हमें वहाँ पे जाके इंटरव्यूज अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वाला कैंडिडेट को देखेगा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है, उसका नॉलेज देखता है। और वीजा पे एक्सपेंडिचर होता है कम से कम 1.5-2 लाख का, तो कोई डायरेक्टली बिना देखे ऐसे नहीं डालेगा। जी। तो बेटर ये होता है कि जैसे ही आपका डीएचए एग्जाम पास हो जाते हो, तो एक एलिजिबिलिटी लेटर इशू हो जाता है कि आप पास हैं, वो लेके वहाँ पे जाएं। टूरिस्ट वीजा पे 3 महीने का टूरिस्ट वीजा मिलता है, 15 से 17 हजार रुपए खर्चा मेरे ख्याल से टूरिस्ट वीजा का 3 महीने का। लेके जाएं, वहाँ पे अप्लाई करें। इंडीड, लिंक्डइन, और हम भी हेल्प करते हैं हमारे कैंडिडेट्स की, जो हमारे रेफरेंस होते हैं वहाँ पे हम भी उनको रेफर करते हैं, तो जॉब मिल जाता है। इजी है, जॉब मिलने में उतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ वीजा की प्रोसेस जैसे जॉब मिल जाता है,
तो फिर अपना विजिट जो टूरिस्ट वीजा होता है उसको जो एम्प्लॉयर है वो उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट कर देता है उधर। ओके तो एम्प्लॉयर इस चीज में हमारी हेल्प कर सकता है, किसी भी स्टूडेंट की हेल्प करता है? हाँ, टूरिस्ट वीजा लेके जाते हैं, जैसे जॉब मिला तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा दे। तो जैसे इंडिया में होता है कि प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट में सैलरी अच्छी होती है, तो इस रिगार्डिंग क्या सीन है दुबई में, यूएई में? दुबई में भी सेम है। दुबई जैसे यूएई पूरी यूएई का ही है। प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट भी है, सेमी गवर्नमेंट भी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा अभी सेमी गवर्नमेंट हो गया। तो प्राइवेट में क्या थोड़ा सा सैलरी कम रहता है, थोड़ी सी चीजें हैं जो डिफरेंट रहती हैं, और सेमी गवर्नमेंट में थोड़ा और ज्यादा होता है, कुछ चीजें और अच्छी होती हैं, और गवर्नमेंट में और ज्यादा सैलरी और ज्यादा बेनिफिट्स। ओके, तो जैसे कि एक मेन डिफरेंस की, जैसे प्राइवेट सेक्टर में अगर आपका जॉब है तो आपको एक इंडिविजुअल का वीजा मिलेगा, आपका इंडिविजुअल का इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, जैसे सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में होते हैं ना, तो आपको फैमिली वीजा और फैमिली इंश्योरेंस भी मिलता है, तो आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जा सकते हैं। ओके। और हाँ, सैलरी में डिफरेंस रहता है, प्राइवेट में कम रहेगा ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से आता है, डीएचए एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो उसको पहले कौन सा एम्प्लॉयर कौन सा रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा, सेमी गवर्नमेंट रहेगा, या फिर प्राइवेट रहेगा? देखो, गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं कंटिन्यूस, जहाँ पे वैकेंसीज निकलती है। यहाँ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे अपने तो यहाँ पे एम्स में कि हाँ इस बार 900,000 वैकेंसी निकली है फिर एग्जाम दो, ऐसा नहीं है। आपने एक बार डीएचए पास कर लिया, आपके पास में एलिजिबिलिटी लेटर है, आप किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में किसी भी हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास अगर वैकेंसी है वो आपको तुरंत इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ओके, तो डीएचए जो है वो एक नर्स के लिए अब्रॉड कंट्री से जो आएगा उसके लिए एलिजिबिलिटी का काम करता है, तो उसके थ्रू फिर आप नहीं, डीएचए जी बोलिए। हाँ, तो एग्जाम, डीएचए की एग्जाम क्रैक करने का, पास होने के बाद फिर आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, एंड देन उस एलिजिबिलिटी के बेसिस पर फिर आप प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयर के साथ आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। मतलब कुछ इस तरीके से सीन है इन शॉर्ट। हाँ, दुबई हेल्थ अथॉरिटी है ना, वो क्या एक गवर्निंग बॉडी है, वहाँ की गवर्नमेंट है, जिसका एक डिपार्टमेंट है जो ये हेल्थ सेक्टर का देखता है, लाइसेंसिंग का। अब जैसे दुबई हॉस्पिटल है वो डीएचए के अंडर में आता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन जो बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका भी रजिस्ट्रेशन अंडर डीएचए ही होता है। तो लाइसेंस मैंडेटरी है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। तो ओम जी, आप स्टूडेंट्स काफी कुछ ऐसे पूछते हैं, ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर पूछते हैं कि सर मैंने फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी से प्रिपेयर करूँ या फिर कब प्रिपेयर करूँ? तो क्या आपको क्या लगता है, आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा प्रिपेयर करने के लिए इस अब्रॉड जॉब के लिए? देखिए आशीष जी, मैं तो यही बोलूंगा कि जो 3 साल या 4 साल का जो डिप्लोमा या जो डिग्री होता है, पहले तो उस पे फोकस करो अच्छे से। अगर वो उसमें फोकस किया तो वही चीज एग्जाम में आने वाली। रही बात स्पेशली डीएचए के लिए, तो उसके लिए जब आप हॉस्पिटल में काम करते हैं आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, उस सेम टाइम आप थियरी भी कर सकते हैं, और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। और 100% अभी तक तो पासिंग रेट है हमारी, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो फेल हुआ है। ओके, तो जो कैंडिडेट्स देख रहे हैं, आपके हमेशा से सवाल रहते हैं कब स्टार्ट करूं, तो जैसे ओम जी ने बताया, और मैं भी हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, अभी जो डिग्री आप कर रहे हो, जो डिप्लोमा आप कर रहे हो, वो कंप्लीट कर दो, देन उसके बाद आप सोचो, राइट? हाँ, नर्सिंग से बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। पूरा जो है अपना फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक उसी में से आएंगे सब कुछ। जी, तो ओम जी, ये जो प्रोसेस है, अब एक्सपीरियंस भी, पास आउट भी हुए, क्वालिफाइड हुए स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस भी लिया उन्होंने 2 साल का, 1 साल का, जितना रिक्वायर्ड है, एंड उसके बाद जब वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ से इंडिया से अप्लाई करने में और वहाँ तक जॉब में, उस जॉब पर ज्वाइन करने में कितना टाइम लगता है ऑन एन एवरेज? आशीष जी, अगर देखें तो बिगिनिंग, आज जैसे आपने प्रोसेस शुरू किया कि आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया और आज से आप प्रोसेस शुरू करें, तो आप मैक्सिमम आपकी प्रोसेस में 30 to 40 डेज लगता है, जो डीएचए का प्रोसेस होता है।
एग्जाम तो आप अपन आज प्रोसेस करते हैं, चाहे आप कल ही एग्जाम दे दो, एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जो मेन टाइम लगता है वो डाटा फ्लो में लगता है। डाटा फ्लो में क्या कि अपने डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेट लाइक 20 to 30 days। जैसे ही ये डाटा फ्लो हो गया, आपका एग्जाम पास हो गया, दूसरे ही दिन आप यहाँ से दुबई सीधे जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, 45 days में आप दुबई पहुँच सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए? हाँ, एलिजिबिलिटी चाहिए, क्योंकि बिना DHA एग्जाम जॉब्स नहीं मिलते और कोई हायर भी नहीं करता। जी। अगर मैं DHA में, मेरे पास DHA लाइसेंस है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरा नाम अगर आप DHA की वेबसाइट पे डालेंगे, वहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि मैं कौन से हॉस्पिटल में काम करता हूँ या क्या। ओके। तो DHA एग्जाम इम्पोर्टेंट है। और अब ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे आपने बताया 40-45 days में आप दुबई में जॉब कर लोगे, तो उसमें कॉस्टिंग कितना लगेगी एक्सक्लूडिंग वीजा को हम साइड में रखते हैं, वो प्रोसेस बाद में, बट ये जो प्रोसेस है उसको पूरा कॉस्टिंग क्या लगेगा, क्या रहेगा? बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। इवन मैं बोलूं कि वहाँ की सैलरी का आधे से भी कम है। आशीष जी, अगर डाटा फ्लो और ये एग्जाम का अगर फीस मिला के अपन देखते हैं तो लगभग बिटवीन 50 to 60,000 रुपीज। ओके 50 से 60,000 रुपए में आपका काम हो जाता है, एलिजिबिलिटी लेटर हाथ में आ जाएगा। ओके, एंड फिर वीजा उसके बाद की बात है, मतलब एक बार एलिजिबिलिटी लेटर वीजा तो हाँ, एलिजिबिलिटी लेटर के बाद में वीजा, टूरिस्ट वीजा तो आपको खुद लेके जाना पड़ता है। और मैं कैंडिडेट को ये एडवाइस भी करूंगा कि यहाँ आपके पास अगर उधर से कोई ऑफर आता है ना, उसको 10 बार चेक करें, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड ऑफर लेटर आते हैं। हाँ। प्लस अगर किसी के पास जेन्युइन भी आया है, तो अपन को ये नहीं पता कि वो हॉस्पिटल कैसा है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है, सैलरी स्केल क्या है। तो एक बार वहाँ पे जाएं, 2-4 जगह अप्लाई करें, इंटरव्यू अटेंड करें, जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे ज्वाइन करें। ओके, तो ये चीज अगर जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जैसे ओम जी ने बताया, काफी फ्रॉड्स भी होते हैं। सो इन फ्रॉड्स को चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उनके चैनल की, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर उनके चैनल पर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर उनसे पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन रहता है ओम जी, हमेशा से और पहले से, जब से मैं ये वीडियोस बनाते आ रहा हूँ, हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, क्या मेल्स अप्लाई कर सकते हैं? सेकंड, इसका ही एड ऑन बोलूंगा, क्या मेल्स के लिए ये सही रहेगा? सर, मैं आपके सामने मेल हूँ और मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है मेल और फीमेल के लिए। वहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हाँ। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे ऐसा कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि अपने जैसे यहाँ पे 80-20 का, ऐसा नहीं है। हाँ। वहाँ पे मेल को भी सेम अपॉर्चुनिटी है और फीमेल को भी सेम है। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। ग्रेट। यही क्वेश्चन में जैसे कि हम समझ सकते हैं, बट स्टूडेंट्स को ये चीज समझाना विद एन एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर पर्पसली पूछा है, क्योंकि काफी बॉयज का ये रहता है कि सर ये बताइए। अब ये बोलने के बावजूद भी काफी बार ये पूछा जाता है। सो आपसे अगर ये आंसर मिल जाए तो उनको भी और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और एनकरेजमेंट बॉयज को भी होगा। जी जरूर। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि कॉस्टिंग जो सैलरी है उससे भी काफी, आधे से भी कम होती है। तो एक फ्रेशर, जैसे मान लो मैंने अप्लाई किया, मेरा प्रोसेस हो गया, 45 डेज के बाद मैंने ज्वाइन किया, तो मेरी इनिशियल सैलरी क्या रहेंगी? मतलब कितना सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं प्राइवेट में हूँ, या फिर मैं सेमी गवर्नमेंट में हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट में, तो क्या सैलरी रह सकती है? सबसे पहले तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपकी पोस्ट पे, कि आप असिस्टेंट नर्स हैं, कि रजिस्टर नर्स हैं, कि आप स्पेशलिटी नर्स हैं। ओके। तो जैसे असिस्टेंट नर्स है, ऑफ कोर्स उसका थोड़ा सैलरी कम होगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलो, इंडिया के अगर मैं बताऊं तो 1 लाख तो मान के चलो पर मंथ कि 1 लाख तो आपको मिल ही जाएगा। असिस्टेंट नर्स है, GNM वाले। और रजिस्टर नर्स है तो उनका अबाव 1 लाख, 120, 140, 160, अबाव कितना भी हो सकता है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल में या कहाँ पे आपको जॉब मिल रहा है। हॉस्पिटल में है, फिर साइट नर्स है, फिर होम केयर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, क्लिनिक्स है, मेडिकल सेंटर है, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड है, ऑफशोर है, तो वहाँ पे हर जगह सैलरी का कुछ अलग अलग रहता है।
क्राइटेरिया। लेकिन ओवरऑल 1 लाख से ऊपर मान के चलो कि इंडियन 1 लाख से आपको अच्छा मिलेगा। ओके, प्राइवेट में? प्राइवेट हो, हाँ, मैं मेनली प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। सबसे कम सैलरी उन्हीं में होता है। गवर्नमेंट में तो हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो होना ही अच्छा। वो तो है ही। तो ये सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 लाख प्लस। एंड इसमें जैसे मान लो किसी भी एम्प्लॉयर के पास हमको एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, हमको जॉब लग जाती है, देन हमारा जो रेसिडेंस रहेगा, रहना, ये हमारे ओन बेसिस पर रहेगा या फिर जो हमारा एम्प्लॉयर है वो हमें करवाता है? वो भी डिपेंड करता है। कुछ हॉस्पिटल्स, कुछ मेडिकल सेंटर्स हैं जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ हैं जो नहीं करवाते हैं लेकिन वो फिर सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं। ओके सर सेम आशीष जी, सेम अपने इधर के प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, हाँ, मतलब सेम सा है। हर प्राइवेट स्कूल के रूल सेम नहीं होते, हर प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल की सैलरी सेम नहीं है, तो वही उधर है। ओके। तो एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पर इंडियन नर्सेस जो है वो टीचिंग में भी काफी उनको इंटरेस्ट है। तो जैसे हॉस्पिटल्स में वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है, क्या यहाँ से कोई टीचर एज ए ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ज्वाइन कर सकता है टीचिंग में? जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा था कि कोई लैंग्वेज का एग्जाम मैंडेटरी है कि नहीं है, तो वो यहाँ पे लागू होता है अगर टीचिंग जॉब करना चाहते हैं। हाँ, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस बहुत कम है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3-4 कॉलेज होंगे पूरे यूएई में। दुबई, अबू धाबी, शारजाह, पूरे यूएई के अंदर। और वहाँ पे टीचिंग के लिए आपको IELTS में 7 बैंड चाहिए। और उसके लिए भी आपको पहले DHA का एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। वहाँ से आप अप्लाई करो, अगर आपके पास में IELTS है, अगर मौका मिला, चांस मिला तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टीचिंग के लिए मैं इतना ज्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत कम मिलेगा, बहुत कम। जैसे कॉलेजेस ही कम है तो मतलब नहीं, बहुत कम कॉलेजेस जी। तो अगर हम मान लो एक लिस्ट बनाए एग्जाम्स की, तो दुबई में जॉब के लिए तो एक ही एग्जाम है, राइट? सर देखो, यूएई के अंदर 7 एमिरेट्स हैं जी, जिसके अंदर दुबई के लिए पर्टिकुलर एक DHA का एग्जाम है, वो खाली दुबई के लिए। दूसरा जैसे अबू धाबी और अलैन है, हाँ, उनके लिए हार्ड का एग्जाम होता है जिसको अपन DOH भी बोलते हैं आजकल। हाँ। और बाकी के जो एमिरेट्स है उनके लिए MOH का एग्जाम होता है। लेकिन MOH हम प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो एग्जाम आपको उधर जाके लिखना पड़ता है, प्लस उसमें एग्जाम डेट लेने में आपको 4-4, 5-5 महीने लग जाते हैं। ओके। तो सबसे बेटर है DHA लिखो, या तो फिर अबू धाबी के लिए DOH लिखो, वो अपन इंडिया से कर सकते हैं, सेम कॉस्ट है दोनों का। ओके। तो DHA की जो एग्जाम है वो इंडिया से ही करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद डायरेक्टली आपको आगे की प्रोसेस करके यू कैन लैंड इन दुबई। जैसे कि बहुत इजी है। हाँ, यही चीज मैं बोलने वाला था। जैसे अदर कंट्रीज में काफी चीजें होती है, यहाँ से CBT दो, IELTS दो, देन वहां जाकर फिर से उनके एग्जाम्स होते हैं एंड काफी चीजें होते हैं, उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है। तो उस कंपैरिजन में जी, वहाँ पे CBT फिर और वहाँ पे तो जो UK वगैरह के लिए तो बहुत सारी प्रोसेस है, UK ऑस्ट्रेलिया के लिए तो दुबई सबसे इजी है। ओके, तो इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स ने दुबई करना चाहिए, दुबई ज्वाइन करना चाहिए आपके हिसाब से? ऑफ कोर्स, सबसे नजदीक, अच्छा पैसा, विदाउट टैक्स, आपका एक भी पैसा टैक्स का डिडक्ट नहीं होता, आपकी जितनी सैलरी मिलती है वो पूरी की पूरी आप इंडिया भेज सकते हैं। ओके, हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये चीज मानते हैं टैक्सेस ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अर्न कितना करते हो और आपके हाथ में कितना आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कितना आता है। तो जैसे जितना अर्न कर तो पूरा आपका, वो सबसे बढ़िया बात है फिर, क्योंकि उसी के लिए सभी प्रोसेस होते हैं, उसी के लिए हम मेहनत करते हैं जी। तो ओम जी, मुझे ये पूछना है कि GNM हमारा रजिस्ट्रेशन, जो हमारा स्टेट काउंसिल है उसी से, GNM हो या फिर BSc नर्सिंग हो, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारे स्टेट काउंसिल से अगर हो तो क्या वो चलेगा? नहीं तो सिर्फ ऐसा कुछ ये है, मैंडेटरी है कि हमें INC का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ये भी डाउट पूछते हैं।
आशीष जी, आप जैसे महाराष्ट्र से हैं जी, आपने नर्सिंग चाहे कर्नाटका से किया हो, चाहे आपने एक्सपीरियंस चाहे दिल्ली में लिया हो जी, ऑल ओवर इंडिया आपका किसी भी एक नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट से या आईएनसी से ऐसा कुछ हो। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा। हाँ, अच्छी बात है। जैसे एक और चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि जो होता है अदर स्टेट्स में कि आपने जितना खर्च किया है तो फिर उसका फिर से आपको जैसे स्पॉन्सर लेटर होता है, ये चीज मिलती है, मतलब जितना भी आपने स्पेंड किया है वो आपको फिर से मिलता है। तो क्या दुबई के बारे में भी यही सेम प्रोसेस है? नहीं सर, दुबई के लिए जो एग्जाम के लिए खर्चा होता है वो तो आपको कोई नहीं देता है। 50-55 हजार रुपए है सर। हाँ, कोई ज्यादा बड़ा ह्यूज अमाउंट नहीं है। हाँ, और वो आपकी 10 दिन की सैलरी के अंदर कवर हो जाता है, तो वो तो नहीं देते। लेकिन हाँ, आपका जो वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा का जो भी पूरा एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका एम्प्लॉयर उठाता है। आपको खाली वहाँ पे एक बार ऑफर लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग हो गई, बाकी का आगे का पूरा वीजा प्रोसेस खर्चा पूरा एम्प्लॉयर का होता है, उसमें आपसे कोई 1 रुपया भी नहीं ले सकता। ओके या थैंक यू ओम जी। और एक लास्ट फिर से एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछूंगा, कोई सेपरेट लाइसेंसर एग्जाम होती है दुबई के लिए डीएचए के अलावा? जस्ट टू कंफर्म, जस्ट टू जो कंफ्यूजन है वो दूर करने के लिए। दुबई के लिए खाली डीएचए, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं है। ओके, तो जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, क्या विदाउट आईएलटीएस भी हम जा सकते हैं? मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि बिना एग्जाम पे के भी जा सकते हैं, जैसे डीएचए के बिना भी जा सकते हैं, तो ऐसे कोई है कि बिना एग्जाम के हम जा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? जाके अगर ऐसे ही टूरिस्ट वीजा पे जाके घूम के आना है तो जा सकते हैं। बाकी अगर आप बिना डीएचए के आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो फिर तो ना जाने में फायदा है, क्योंकि बिना डीएचए जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। कंपल्सरी है डीएचए, अगर आपको जॉब करना है डीएचए चाहिए। ओके, थैंक यू ओम जी। काफी डाउट्स थे हमारे स्टूडेंट्स के और आपने हर एक डाउट के मतलब आसान भाषा में आपने जवाब दिया। मैं आपसे कहूंगा कि आपके तरफ से ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज है जो आप ऐसे स्टूडेंट्स जो दुबई में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे तो आप जरूर शेयर करिए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, मैं खुद इंडियन हूँ। अगर आपका इधर कहीं गवर्नमेंट में अच्छी जगह हो रहा है तो पहले आप इधर ही रहिए। घर सबसे पास में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, अच्छा कमाना है, तो फिर आप सबसे बेटर है कि दुबई आइए। वो भी एक घर जैसा है, 3 घंटे की दूरी है। प्रोसेस से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं, हम उनकी हेल्प करके देते हैं। और जॉब में भी हेल्प करते हैं। वहाँ पे कैंडिडेट हमारे आते हैं तो उनको बाकायदा हम रेफरेंस देते हैं, और ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो आज की डेट में बिना जॉब के बैठा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अभी देखो, कैरियर चूज करना तो कैंडिडेट का खुद का है। कोई टीचिंग में जाता है, कोई क्लिनिकल साइड में जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट या जो बेनिफिट होता है वो मेरे ख्याल से क्लिनिकल साइड में ज्यादा है। जी आउट ऑफ इंडिया अगर किसी का मन है तो। Okay. Thank you, Omji. Thank you for your valuable time. Sorry to break. जैसे ही नर्सिंग कंप्लीट हो तुरंत हॉस्पिटल ज्वाइन करो। 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लो, तुरंत डीएचए लिखो और आ जाओ। जी, ग्रेट। हमेशा से मेरा भी यही मानना होता है कि नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप 1 या 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, ताकि उसके बाद आगे कुछ कर सकते हैं। जरूरी है सर। घर वाले पकड़ लेंगे कि दवाइयाँ कौन सी देनी है। जी ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच ओम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। फाइनली 1.5 साल बाद ये वीडियो बन रहा है, सो थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आप भी काफी मतलब बिजी हो एंड उसके बावजूद आपने टाइम दिया और ये वीडियो के लिए हाँ कहा, सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ हमारे सभी स्टूडेंट्स को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ओम जी हम देखेंगे, आपके कोई भी डाउट हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी या फिर जो भी प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, आप ओम जी से कांटेक्ट कर सकते हो। सभी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति एंड सलाम। बाय बाय गाइस।